बस थोड़ा फास्ट करो। एज का नाम भी लिख दे, प्रेम। अर्निंग्स पर शेयर, बेसिक और डाइल्यूटेड। बेसिक के अंदर फॉर्मूला, पार्टली पेड अप शेयर्स, शेयर्स विद डिफरेंट नॉमिनल वैल्यूज, बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स। और डाइल्यूटेड के लिए पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, फॉर्मूला, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, सब शॉर्ट फॉर्म्स में लिखना। देख लिया? अरे मेरी बात सुनो, लिखो नीचे, स्टार मार्क करके लिखो। यू कैन नेवर अर्न जीरो, you can never earn zero in this years. You will always earn minimum 2 marks. You will always earn minimum 2 marks irrespective of the type of question. But only one condition, that you are very comfortable in basic EPS. You are very comfortable in basic EPS. ब्रैकेट में फाउंडेशन स्टॉक, ठीक है? हाईलाइट कर दो इसको, इसको कर दो हाईलाइट, पूरी लाइन को कर दो हाईलाइट। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसके हर क्वेश्चन में, ठीक है, अभी एग्जाम में लिमिट है इसकी 5 मार्क, ठीक है? कितनी? 5 मार्क। अगर एग्जाम में मान लो इसका कभी भूला भटका 7 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, 7 मार्क्स का, तो स्टार्टिंग का सॉल्व करके उसको छोड़ देना, पहले बाकी का पेपर सॉल्व करना, नो मैटर हाउ स्ट्रांग यू आर, और फिर लास्ट में इसको लेना। नहीं तो क्या होगा, पूरा रायता फैल जाएगा, ठीक है? लेकिन वो है 1% प्रोबेबिलिटी, 99% ये एएस से जो क्वेश्चन आएगा वो रहेगा 4 मार्क या 5 मार्क का, उसमें पूरे में से पूरे अपने को चाहिए, ठीक है? समझ में आ गया? अपने गेम रूल्स के समझ में आ गया? अभी एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन आए, एक वो आपको बोलेगा बेसिक ईपीएस निकालो, वो क्वेश्चन आया तो पहले भगवान को हाथ जोड़ना, थैंक यू बोलना और फिर सॉल्व करना, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन आएगा बेसिक भी निकालो और डाइल्यूटेड भी निकालो, तो उसमें तेरे को अगर बेसिक आ गया तो तेरे को 1 से 2 मार्क पक्के। उसको देख के हम ईपीएस तो मेरे को आता ही नहीं, छोड़ो छोड़ो ऐसा मत कर, बेसिक निकाल देना, ठीक है? तो तेरे मार्क्स पक्के। क्लियर है एकदम? तो इस एएस को 2 पार्ट में बांटा है, एक है बेसिक ईपीएस, एक है डाइल्यूटेड ईपीएस। सर डाइल्यूटेड टफ है क्या? बिल्कुल भी टफ नहीं,
सिर्फ उसमें आपका सीए फाउंडेशन कंपनी अकाउंट्स का नॉलेज कम आएगा। आखिरी चैप्टर पार्टनरशिप है कि कंपनी अकाउंट्स है। और इसमें फैकल्टी को प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे फाउंडेशन में कंपनी अकाउंट्स को सीरियसली करते नहीं है या छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बेस उठाना टफ हो जाता है। इस कारण से इसको मेरे को ज्यादा टाइम एस्टिमेटेड है, क्योंकि मैं चाहकर भी खुद को मना नहीं पाऊंगा कि अपन ऊपर से ले लेते, तो मेरे को नीचे घुसना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अपन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मैं आपके लिए बना के लाया हूँ। सबसे पहले बेसिक वाला करेंगे। ठीक है, चलो अभी है ना, आप उसके नीचे लिखो, मैं बोलता हूँ। ठीक है, लिखो पर्टिकुलर्स और फिर लिखो रुपीस, उसके राइट साइड में रुपीस। परफेक्ट है ना। स्केल होगी तो लाइन खींच दो प्लीज। ठीक है, पहला लिखो आप रेवेन्यू। पहला पर्टिकुलर लिखो रेवेन्यू, फिर लिखो अदर इनकम उसके नीचे, फिर उसके नीचे लिखो टोटल इनकम। लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ो, फिर आप लिखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, है ना। फिर लिखो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फिर लिखो डेप्रिसिएशन, फिर लिखो फाइनेंस कॉस्ट, फिर लिखो अदर एक्सपेंस, फिर लिखो टोटल एक्सपेंस। टोटल इनकम के आगे लिखो ए, टोटल एक्सपेंस के आगे लिखो बी। क्लियर है सबको? ठीक है, फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़ो, फिर लिखो सी। सी का नाम डालो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लिख दिया, है ना। और फॉर्मूला डाल दो ए माइनस बी, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। फिर उसके नीचे एक स्पेस छोड़ो, फिर लिखो टैक्स एक्सपेंस। लिखा, उसके नीचे एक सेमीकोलन डालो, लिखो करंट टैक्स। उसके नीचे लिखो डेफर्ड टैक्स, सेमीकोलन डाल के। भाई नया पेज ले ले, है ना। फिर लिखो, अच्छा टैक्स एक्सपेंस के सामने लिखो डी, है ना। फिर लिखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसको डालो ई, और फॉर्मूला डालो सी माइनस डी। सबने लिख लिया? किसी का रह गया क्या यहाँ तक? हाँ, नी का लिख लिया, भूमि हो गया। ठीक है, कहां तक पहुंचे अपन? प्रॉफिट। आप फिर उसके बाद में लिखो एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के लिखो क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड। उसके नीचे लिखो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड के सामने लिखो ऑप्शनल, ऑप्शनल। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड के सामने लिखो मैंडेटरी। क्लियर है? ठीक है, अपन ई पे आए थे क्या, है ना। अब एफ लिखो उसके नीचे जो एक लाइन छोड़ के, है ना। इसमें लिखो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और ब्रैकेट में लिखो रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। भाई रुपीज रुपीज का ठीक है, वो तो कोई इशू नहीं है। रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी लिख दिया। अब ये जो है अपन काय पे आ गए थे, ये एफ है क्या, क्या है ये? हाँ, इसको एफ डाल दो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल को, और फॉर्मूला डालो
कि ये सॉरी ई के बाद में ना ये जो प्रेफरेंस है ना, दोनों प्रेफरेंस को लिख दो एफ और जी, और उसको करो एच। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर करो एच, और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस को करो एफ, और नॉन क्यूमुलेटिव को करो जी। समझ में आया? अब फॉर्मूला क्या आया, ई माइनस एफ माइनस जी इज इक्वल टू एच। आ गया? ठीक है। नाउ इसके सामने अब है ना, ऐसा पर्टिकुलर्स में तुम पहुंच गए होंगे, अब उसके सामने एक बड़ा एरो निकालो ऐसा, उसके नीचे सॉरी, एज के नीचे, मतलब आपके वो पर्टिकुलर्स वाला जो एरो लिखा ना प्रॉफिट एट्रीब्यूट, उसके जब बड़ा ऐसा एरो निकालो, है ना, और वहां पे लिखो दिस इज योर न्यूमरेटर, दिस इज योर न्यूमरेटर फॉर बेसिक ईपीएस। समझ में आया सबको? ठीक है। अब मैं आई स्टार्ट टॉकिंग नाउ। ठीक है, लिखने का काम हो गया। दिस इज द बेस्ट फॉर्मेट विच एनीबडी कैन गिव यू टू एक्सप्लेन what is profit attributable to equity shareholders। so होता क्या है कि अगर हम बात करें तो जस्ट अ मिनट ना, एक सेकेंड। ठीक है, दिख रहा? अब ये देखो, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है जो मैंने लिखवाया आपको। ठीक है, देखो आपने इनकम लिखी, फिर आपने खर्चे लिखे, फिर आपका आया प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, फिर आपका एक्सेप्शनल आइटम, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, फिर देखो आपका टैक्स एक्सपेंस आया, उसमें करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स दिख रहा है आपको, फिर उसके बाद आया प्रॉफिट फॉर द ईयर, दैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर उसमें ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव का भूल जाओ। ठीक है, फिर अदर टोटल, फिर आता है बेसिक एंड लास्ट लाइन देख रहे हैं आप, बेसिक एंड डायलूटेड ईपीएस। फेस वैल्यू समझ में, सबको समझ में आती है? फेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है? तो ये शेयर्स की फेस वैल्यू बीपीसीएल की कितनी है, 10 रुपए, और 31.07 इज द अर्निंग्स पर शेयर ऑफ बीपीसीएल। नॉर्मली कंपनीज का बेसिक और डायलूटेड सेम होता है नॉर्मली इन रियल वर्ल्ड, बट व्हेन वी कम टू द क्वेश्चंस इट विल बी डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि आपको सिखाना चाहते हैं। लेकिन जो चीज ऐसी होती है जो डाइल्यूटेड ईपीएस जिसके कारण बनता है, नॉर्मल सिनेरियो में देखो ना तो ये दोनों एक ही माँ के बच्चे, लेकिन डाइल्यूटेड ईपीएस के साथ में कुछ ऐसा होता है जिसके कारण वो बेसिक से अलग हो जाता है, बट नॉर्मल वर्ल्ड में ऐसा कम होता है। 4-5 सालों में एक बार होगा कि कुछ ऐसी घटना घट जाएगी जिसके कारण डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक से डिफर करेगा। ठीक है, तो वो अपना काम नहीं, अपने लिए तो यही है कि वो दोनों अलग अलग है, क्योंकि अपने को सीखना है। ठीक, लेकिन ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, किसी का आता था कि सर इसमें तो दोनों एक ही फिगर आ गए, इसके लिए आपको बोल रहा हूँ कि रियल वर्ल्ड में एक ही होता है। 31.07 रुपीज इज द अर्निंग ऑफ ईच शेयर होल्डर ऑफ बीपीसीएल। तो बीपीसीएल का करंट जो मार्केट प्राइस चल रहा है दैट इज 350 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। कितना है? मतलब 350 का करंट, अगर आज तेरे को एक बीपीसीएल का शेयर लेना है तो तेरे को कितना रुपया लगेगा? 350 रुपये लगे। कितने रुपए लगेंगे? तू जीरो तो ओपन करेगी, देखेगी बीपीसीएल का एक शेयर 350 का है, तो 350 रुपये डालेगी और एक शेयर बाय कर लेगी, तो तेरे को खरीदने में कितना पैसा लगा? 350। और वो 350 के पीछे तेरी अर्निंग कितनी हो रही? 31। कितना हो गया? कितना रिटर्न हो गया? 8 मतलब मैं सरल भाषा में बोल सकता हूँ कि सर बीपीसीएल का एक शेयर मेरे को करंट ईयर में 8.5% का रिटर्न दे रहा है। अगर मैं एसबीआई में एफडी, कहीं पे एफडी ओपन करूं तो 7% पे एफडी ओपन होती है रीजनेबल बैंक में, तो मतलब मेरे को एफडी के बराबरी का रिटर्न आया है। समझा? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 31.07 इक्विटी शेयर होल्डर का अर्निंग है। किसका?
अब वापस से अपने नोट्स में आ जाओ, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मेट लिखा है। अब देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, सिर्फ अटेंशन रखना मेरे भाई, अटेंशन रखना, पूरा सीधा बैठ, अटेंशन रखना कि बहुत बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यही इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग है क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन ऐसा क्योंकि दो तरह के शेयर होल्डर आपने फाउंडेशन में पढ़े हैं, एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पहला वर्ड क्या है, उनको इक्विटी शेयर्स के ऊपर प्रेफरेंस मिलता है। तो पहले डिविडेंड किसका जाएगा, तो हमको कभी भी ईपीएस निकालना होता है तो हम निकालते हैं रियल ओनर्स का, किसका, और इक्विटी शेयर होल्डर्स ही कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं। जो शेयर्स आप जीरोधा पे ट्रेड करते हो ये इक्विटी शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स नाम की चीज घटिया है, आज नहीं तो कल प्रेफरेंस शेयर्स खत्म हो जाएंगे, इट्स एज गुड एज डिबेंचर्स, ठीक है, क्लियर, ठीक है। चलो, तो ये आपको समझ गया कि सर दो तरह के ओनर है, एक ओनर ऐसा है जिसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, तो हम ईपीएस किसका निकालते हैं, रियल ओनर्स का, मतलब इक्विटी शेयर, ठीक है। तो लिखो स्टार मार्क करके, ईपीएस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, ईपीएस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। डोंट फॉरगेट टू हाईलाइट, इट माइट हेल्प यू लेटर, ठीक है। ब्रैकेट में ओनली एंड ओनली इक्विटी शेयर होल्डर, डन। अभी प्रेफरेंस में आपने दो बातें सीखी है, देखो जहां पे मेरे को लगता है ना कि मैं थोड़ा फास्ट कर सकता हूं वहां मैं फास्ट करूंगा, आप मेरे को रोक लेना, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स में हमने फाउंडेशन में सीखा है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्या सीखा है। अब देखो मेरे को बताओ, तीन चीजें यहां पे होती है, देखो तीन चीजें होती है, कोई भी कंपनी अगर है तो वो तीन बातें करती है, एक है डिबेंचर, क्या है, एक है प्रेफरेंस शेयर्स, एक है इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अगर कंपनी को देना है, सालाना पैसा देना है, कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। अच्छा इन तीनों में एक कॉमन चीज है कि ये तीनों ने कंपनी में पैसा लगाया, तो ये तीनों का नाम एक, ये तीनों को एक कॉमन नाम है, क्या बोला, स्टेक होल्डर्स, क्या नाम है, ये तीनों का स्टेक कंपनी में है। शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में फर्क है, शेयर होल्डर मतलब ओनर्स होते हैं, स्टेक होल्डर मतलब जिसका इंटरेस्ट कंपनी में है कि कल अगर वो कंपनी डूबेगी तो इनको भी डूबना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंपनी की जिम्मेदारी होती है डिबेंचर की, बराबर है, क्योंकि इनको मिलता है इंटरेस्ट, क्या मिलता है, तो ये इंटरेस्ट तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पहले लेस हो जाता है, और तुमको पता है ये इंटरेस्ट इज अ एक्सपेंस, बराबर है, तो तुमको इनकम टैक्स में इसका डिडक्शन भी मिलता है, मिलेगा ही ना, इनकम टैक्स में खर्चों की डिडक्शन तो मिलता ही है, मतलब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट के कारण आपको टैक्स बेनिफिट भी होता है, क्योंकि इंटरेस्ट है तो आपका प्रॉफिट कम होता है ना, तो इसके लिए ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पहले अपन लिखते हैं, करेक्ट है। बोलने को ये भी स्टेक होल्डर है, लेकिन इनको सबसे पहला प्रेफरेंस जाता है, और इनका नाम है इंटरेस्ट। सरकार बोलती है इंटरेस्ट आपका खर्चा है, हम मानते हैं आपका खर्चा है, क्योंकि आपको हर साल इंटरेस्ट देना ही, नहीं दोगे तो अक्रूवल की एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्या नहीं होगी, करनी पड़ेगी, पे तूने बाद में भी किया, अक्रूवल की एंट्री तो पास करनी पड़ेगी, खर्चे की एंट्री पास करते ही अपन, ठीक, ये हो गया नंबर वन, यहां तक डाउट किसी को। उसके बाद में आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, इनमें दो प्रजाति होती है, इनमें दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है क्यूमुलेटिव, एक होता है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की अगर बात करूं तो इनका एज इट इज नेचर होता है डिबेंचर के जैसा, सर क्यों, इनको भी डिविडेंड
देना ही होता है, कंपलसरी। इसी के लिए इनका नाम है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। क्या नाम है? अब मान लो लिखा हुआ है 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। कितना? मतलब एक तरीके से ब्याज दर 8% और देना ही होगा। बाकी के जो दो बच्चे हैं ना, इनको तुम देना चाहो तो दो, नहीं तो मत दो। क्या इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देना कंपलसरी होता है क्या? जोर की बोलो, होता है क्या? कंपनी की इच्छा है, देगी तो देगी, नहीं तो नहीं देगी। हमारे लिए कंपलसरी नहीं है। वैसा ही नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, उनका नाम ही नॉन क्यूमुलेटिव, उनको भी डिविडेंड देना कंपलसरी। क्यूमुलेटिव वाले ऐसे नहीं। क्यूमुलेटिव वाले बोलते हैं भाई हमको तो डिविडेंड लगेगी। सबसे कम, मतलब हार्डली कोई इंडियन मार्केट में होगा जिसने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस दी हो, क्योंकि लोग डिबेंचर लेते हैं। कोई मूर्ख ही होगा जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस लो। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? बता। 2 मिनट ध्यान देना, जिंदगी की सीख दे रहा हूं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को अपन डिविडेंड देते हैं और ये कंपलसरी देना ही पड़ता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद में इनका डिविडेंड जाता है। ठीक है, सबसे पहले तूने डिबेंचर को इंटरेस्ट दिया, फिर तूने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, फिर जो अमाउंट तेरे पास बचा अब तू देगा डिविडेंड। वो भी तो पहले किसको देगा? क्यूमुलेटिव वाले, क्योंकि तेरे को कंपलसरी देना ही पड़ता है ना। तू अक्रूर तेरे को करना ही पड़ेगा वो, लेकिन इस पे तेरे को टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। ये तेरे को एज अ खर्चा अलाउड नहीं होता इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। समझा? सर ऐसा क्यों? ये भी तो इंटरेस्ट जैसा ही है। हाँ, ये इंटरेस्ट जैसा है, लेकिन इनका जन्मजात डेफिनेशन ओनर्स है। क्या आप आपके ओनर को देने वाली चीज को खर्चा बोल सकते हो क्या? ये तो एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में डालने की बात हो गई, है ना। इस कारण से ये डिविडेंड का टैक्स नहीं मिलता। अब यहाँ पे प्लीज जिसने ध्यान दे दिया उसको बहुत बहुत सारे फ्यूचर चैप्टर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में हेल्प होगा। अगर मान लो, ध्यान देना सिर्फ, भैया ध्यान दे, पानी बाद में। 100 रुपए का समझो ब्याज तुमने डिबेंचर को दिया, कितना? और तुमने एग्जैक्टली 100 रुपए का डिविडेंड एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को दिया। क्या ये दोनों खर्चे सेम है या अलग है? कैसे? क्योंकि यहां तेरे को एक्चुअली 70 ही लग रहा है, क्योंकि तेरे को 30 रुपीज टैक्स का बेनिफिट हो गया, उतने से तेरे को टैक्स कम लगा है। उसको बोलते हैं टैक्स शील्ड। क्या बोलते हैं? टैक्स से प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं? यहां मिल रहा क्या? अब जितनी भी कंपनीज इंडियन मार्केट में है वो बोलती है कि मेरे को इसको 100 देने हैं, लेकिन यहां मेरे को इफेक्टिवली 70 ही लग रहे हैं। तो मैं मूर्ख थोड़ी हूं कि मैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, फिर तो मैं डिबेंचर ले लूं। समझा? अनलेस एंड अनटिल देखो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बहुत कम रेट के मिल रहे हैं, 2% 3% तो तू ले सकता है। लेकिन अगर तेरे को डिबेंचर भी 8% में मिल रहा और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स भी 8% में मिल रहा तो तू लेगा क्या क्यूमुलेटिव? ये चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये मैं आपका कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं। ठीक है, समझ में आया यहां तक की बात? ठीक है, सबसे पहले अपन इंटरेस्ट देते हैं, फिर पीबीटी आता है, फिर सरकार को टैक्स देते हैं, फिर पैट आता है, फिर पहले क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को चलताते हैं। अब जो बचा उसमें अगर क्वेश्चन में लिखा रहा कि नॉन क्यूमुलेटिव को भी कुछ देना है तो अपन लेस करेंगे वो भी। अब जो बचा ये बेचारों को यहां पे मिलेगा। ठीक है, अब जो इनके लिए बचा वो उठ के तुम्हारा नीचे आएगा न्यूमरेटर। समझा? ठीक है, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि इक्विटी को डिविडेंड दे रहे हो तो कोई डिडक्शन मिलता है। जरूरत ही नहीं है, सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ओनर को ही तुम देने वाला, तो एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में ले लो और खर्चा ले लो, वो बात नहीं होती। ठीक है, अब सुनो, अब तुमको पता है डिविडेंड की एंट्री भी कैसे होती है। तुम पहले प्रॉफिट को ले जाते हो रिजर्व में, फ्री रिजर्व में, और रिजर्व से तुम डिविडेंड देते हो। किससे? रिजर्व्स आर ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। करेक्ट है। एंट्री क्या होती है? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझा? अगर तेरे को 10 लाख का डिविडेंड देना है, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट मतलब रिजर्व कम हो गए,
बैंक से पैसा चला गया। कोई डाउट? चलो अब सुनो, न्यूमरेटर समझ गया, अब आती है डिनोमिनेटर की बात। अब मेरे को बताओ, जो अर्निंग्स हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए डिटरमाइन कर लिए हैं, अब ये तो पूरे शेयर होल्डर्स के लिए है, ये तो पूरे इंडिया में जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे उन सबकी मिला के अर्निंग है। अब अनुश्री को जानना है कि मेरी कितनी है, शुभम को जानना है मेरी कितनी है, अथर्व को जानना है मेरी कितनी है, तो क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अगर मान लो 10 लाख का तुम्हारा अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर्स आया और 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, तो ईपीएस कितना आया? खत्म हो गया ईपीएस, और कुछ भी नहीं। समझ में आया एवरीबडी? सुपर क्लियर? बस यही कंसेप्ट है, यही जड़ वाला कंसेप्ट है। आप छोटा मोटा तो चलता रहेगा, जड़ यही है। इसमें किसी को डाउट है तो मैं रुकने को रेडी हूँ, पूछने को रेडी हूँ, आप पूछो। आपको बताया मैंने आज रिवीजन क्यों करवाया, मैं कोई आप पे मेहरबान नहीं हूँ। कल आपका टेस्ट है, अगर मैं आज आपको 2 घंटा ही सिखा रहा था ना, तो आप AS22 AS7 ये आपको बाहर हो जा रहा, पहले आप इसको पाइपलाइन में ले रहे थे, ठीक है? तो इसके लिए मैंने आज थोड़ा कम टाइम इसको रखा है, सिर्फ मेरे को जड़ सिखानी है। ये जड़ समझ में आया क्या? अगर जड़ अच्छा तो पूरा झाड़ अच्छा रहेगा। ये समझ में आया क्या? अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर और क्या होता है वो समझ में आ गया ना? अब सुनो, अब यहाँ पे अपने को नोट्स की जरूरत ही नहीं है, अपन कंसेप्ट अपना खुद का बिल्ड करें। अब मेरे को बता नहीं यार, ऐसा होगा क्या कि जितने शेयर होल्डर तेरे पास में साल के बिगिनिंग में है, उतने ही शेयर होल्डर साल के अंत में होंगे? ऐसा जरूरी है क्या? अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रियल वर्ल्ड में तो ऐसा ही होता है कि वो सेम होते हैं। अच्छा, मेरे को एक डाउट क्लियर करना है आप लोगों का, ये डाउट मेरे को था एज अ स्टूडेंट, मैं क्लियर करता हूँ। लोगों को क्या लगता है पता है, कि जो शेयर ट्रेडिंग हो रही है, ये शेयर्स कंपनी के शेयर्स एडलेस हो रहे हैं, ऐसा लोगों को लगता है। ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ, सुनो। कंपनी ने मान लो 1 लाख, कंपनी पैदा हुई थी 1980 में, कंपनी ने उस टाइम पे 1 लाख शेयर्स दिए थे। मान लो रिलायंस की बात करते हैं, कितने? 1 लाख शेयर्स में से 80,000 शेयर्स थे मान लो अंबानी के पास में। ये देखो, ये भी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ये मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। और 20,000 शेयर्स पता है किसके पास में थे? पब्लिक के पास में। भाई ये चीज हमको कोई किसी ने सिखाया नहीं था। ये सिखाता ना तो हम, जो डाउट मैं सीए बनने के बाद क्लियर हुआ है, वो मेरा इंटर लेवल पे या फाउंडेशन लेवल पे क्लियर होता। मैं तुम्हारा क्लियर करता हूँ। ये समझ में आया यहाँ तक? अब सुनो, अब जीरोधा में जो शेयर ट्रेडिंग हो रही है, वो पता है कौन कर रहा है? वो ये लोग कर रहे हैं। ये लोगों के शेयर्स इनकी तिजोरी में बंद है। क्यों? क्योंकि इनको अपनी होल्डिंग कम नहीं करनी है। अब मेरी बात सुनो, देखो आज का पूरा क्लास इस पे डालेंगे। एक अजम्पशन लो, ठीक है? मान लो 80,000 शेयर्स अंबानी के पास में, अज्यूम करो, ठीक है? और अब 20,000 बचे। ये 20,000 में से मान लो 10,000 शेयर्स शुभम के पास में, ठीक है? 5,000 शेयर्स प्रेम के पास में है, और 5,000 शेयर्स मान लो निहाल के पास में, ठीक है? अब इसकी जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज 80% है, मेरी 10% है, इन लोगों की 5-5% है, ठीक है? अब मान लो प्रेम बोलता है भाई मेरे को नहीं रहना है ये शेयर में, मेरा काम हो गया। प्रेम बोलता है मेरे को पैसे की जरूरत है, जो भी चीज है, ठीक है? प्रेम जीरोधा में आया, है ना? अपने शेयर्स, आप समझ लो इन सब के शेयर्स जीरोधा में डीमेट फॉर्म में अवेलेबल है। मतलब आपको हार्ड कॉपी पेपर से ट्रांसफर नहीं करना होता, अच्छा क्लिक ऑफ बटन। प्रेम आया, प्रेम ने अपने 1000 शेयर बेचने को निकाल दिए। प्रेम बोलता है मेरे को ये बेचना है 100 रुपए में, ठीक है? कितने में? 100 रुपए में। अब यहाँ पे एंट्री हुई अथर्व की। अथर्व बोलता है कि मेरे को 1000 शेयर चाहिए रिलायंस के आज के आज। तो उसको दिखा प्रेम बेचने को रेडी है, तो अथर्व ने क्या किया, प्रेम को 100 रुपए दे दिए, 100 रुपए के हिसाब से शेयर्स दे दिए। अब ये शेयर्स किसके हो गए? अथर्व के। अब देखो यहाँ पे चेंज किया हुआ, यहाँ पे एक और शेयर होल्डर आ गया, उसका नाम है अथर्व, और उसके पास में कितने शेयर्स हैं? 1000। प्रेम के शेयर्स मिट गए और वो हो गए 4,000। आप टोटल करो, अभी भी शेयर 1 लाख की। समझा? what I want to explain is what happens in market is a shakes of hand, हैंड शेकिंग हो रही है, न्यू शेयर्स बॉर्न नहीं हो रहे।
न्यू शेयर्स कब बॉर्न होते हैं? जब कंपनी लाती है एफपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, पैदा हो रही हूं मैं, उसको बोलते हैं आईपीओ। एफपीओ का मतलब होता है जब कंपनी को लगता है कि ये देखो, ये अब मेरे को एक चीज बताओ, सुनो, ये जो शेक ऑफ हैंड्स हो रहा है, ठीक है, क्या इससे कंपनी को कुछ मिल रहा है? क्या कंपनी के पास में पैसा आया? क्यों? क्योंकि अथर्व ने जो पैसा दिया वो प्रेम के जेब में गया, फिर अथर्व ने किसी और को बेचा तो वो पैसा अथर्व के जेब में आया। क्या कंपनी को मॉनेटरी कुछ गेन हुआ क्या? नहीं। आप सीए इंटर लॉ में पढ़ोगे, कंपनी को शेयर ट्रांसफर का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। कंपनी को बल्कि मगजमारी है, हर साल के एंड पे कंपनी को देना पड़ता है कि 31 मार्च की कट ऑफ डेट पे कौन कौन मेरे शेयर होल्ड कर रहा है। ये मगजमारी कंपनी करता है, कंपनी को कुछ मिल रहा है क्या? कंपनी को धन तभी आएगा जब एक्चुअली फर्दर पब्लिक ऑफर होगा, जब नए शेयर्स इजाद होंगे। समझ में आई बात? कोई डाउट है क्या? नहीं ना? ठीक है। तो नॉर्मल सिनेरियो की अगर बात करूं मैं, रियल इंडिया वर्ल्ड, तो जो शेयर्स नंबर 1 सॉरी ओपनिंग ऑफ द ईयर पे होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स क्लोजिंग पे होते हैं। ये शेक ऑफ हैंड्स में किसी को डाउट है क्या? पक्का ना कार्तिक? पक्का? समझ में आ गया? अब सुनो, अब हम वापस यहाँ पे डिनोमिनेटर में दे, तो ये नॉर्मली तो सेम ही रहता है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा होता क्या? आईसीआई के क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। आईसीआई के क्वेश्चन में क्या होता? ओपनिंग सर 1 लाख शेयर थे, कितने थे? ठीक है। अब वो क्या बोलते हैं कि कंपनी ने फर्दर इशू किया, क्या किया? बोले कंपनी ने फर्दर इशू किया 30 सितंबर 2025 को, फर्दर इशू हुआ मान लो 50,000 शेयर्स का, बस इतना बोल के आपको छोड़ दिया। अब आपको बताना, आपको निकालना है ईपीएस। पहले आप निकालोगे न्यूमरेटर कि कितनी अर्निंग्स अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। वो न्यूमरेटर आपका आ गया, मान लो फॉर एग्जांपल आ गया 1 CR, बराबर है? करेक्ट है। अब आपको डिनोमिनेटर चाहिए। अब मैं बात करता हूं, अपना साल का ओपनिंग क्या था? 1 अप्रैल 2025, बराबर है? हम ईपीएस कब निकालते? साल के शुरुआत के, साल के मिड में, या साल के अंत में? अंत में निकालते हैं। तो सर 31 मार्च 2026 को हमारे इक्विटी शेयर कितने थे? 1.5 लाख थे। सब लोग मानते हैं इस बात को? 31 मार्च को 1.5 लाख शेयर्स है, वो 1.5 लाख से डिवाइड कर दो, आपका ईपीएस आ जाएगा। बराबर बात है? बराबर बात है? नहीं, 50,000 शेयर्स साल के बीच में आए थे, बराबर है? अब अगर तूने पूरे 1.5 लाख शेयर ले लिया, तो ये 1 लाख शेयर बुरा मान जाएंगे, वो बोलेंगे फर्स्ट हाफ में तो ये लोग थे ही नहीं, और तुम पूरे साल की अर्निंग इनको दे रहे हो। समझ में आई के बात? मैं वापस रिपीट करता हूं, ध्यान से, सोना नहीं है, समझना है। 1 लाख शेयर जो थे ये तो पूरे साल थे, इनका पूरे साल की अर्निंग पे हक था। क्या ये 50,000 शेयर्स का पूरे साल की अर्निंग पे हक है क्या? आधे साल की अर्निंग पे हक है। मानते हो ना? पक्का मानते हो ना? अगर आप इसको फर्स्ट हाफ की भी अर्निंग एट्रीब्यूट कर दोगे, तो फिर तो लोग यही करेंगे, आखिरी आखिरी मंथ में शेयर खरीद लेंगे और वो पूरे साल की अर्निंग लेके चल जाएंगे। तो ये बोलेंगे हम पागल है क्या? समझ में आया? यही बात होनी चाहिए, एकदम लॉजिकल है। ये लॉजिक समझ में आया क्या? सबको आया क्या? सृष्टि समझ में आया लॉजिक? कार्तिक समझ में आया? इसको बोलते हैं वेटेड, बोलो, एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो डिनोमिनेटर निकालना इतना सरल नहीं, सिंपल सी बात है। देखो, मैं एक टाइमलाइन बनाऊंगा, आज सिर्फ समझना है। ये टाइमलाइन है 1 अप्रैल 2025, यहां कितने शेयर्स थे? 1 लाख शेयर्स थे। 30/9/2025 यहां कितने शेयर्स एंटर हुए? 50,000 एंटर हो गए, है ना? अब यहां कितने शेयर्स बचे? 1.5 लाख बचे, ठीक है। लेकिन ये है नॉर्मल शेयर्स, हमको क्या चाहिए? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, करेक्ट है? वो कैसे निकलेंगे? सिंपल, 1 लाख इंटू 12/12,
मतलब 1 लाख, ठीक है, प्लस 50,000 इंटू 6/12 कितना आ गया? 1 लाख। अब ये हो गया तेरा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, समझा? ये तेरा आ गया डिनोमिनेटर, मतलब 1 करोड़ को तू 1.5 लाख से डिवाइड नहीं करेगा, 25 से डिवाइड करेगा। समझ में आया? यही है बेसिक इक्वेशन। तुमने न्यूमरेटर समझा, तुमने डिनोमिनेटर समझा। अब एक और चीज समझो, यहां तक किसी को रोकना है तो रोक दो, वापस बताऊंगा। यहां तक सब लोग क्लियर है? अब एक वेरिएशन क्या हुआ प्रेम, कि शेयर्स ऐड हुए। एक वेरिएशन क्या होगा, लेस होंगे। एक टर्म है उसका नाम है बायबैक। क्या नाम है? कंपनी क्या करती है, आप सीए इंटर लॉ में समझोगे, मैं आपको एक रफ बताता हूं। कंपनी क्या करती है, अपने खुद के ही शेयर्स वापस मार्केट से खरीद लेती। अब सुनो मेरा एग्जांपल, ये समझ लो एक बार, तो तुम्हारा मजा। 1 लाख शेयर थे, मान लो ये सब 5 शेयर्स थे। 80,000 अंबानी के पास में थे, ठीक है, 10,000 शुभम के पास में थे, अथर्व के पास में 1,000 थे, प्रेम के पास में 4,000 थे, निहाल के पास में 5,000। अब अंबानी ये बोलता है कोविड आया, कोविड आया तो जो रिलायंस का शेयर 1,000 रुपए में था, वो रिलायंस का शेयर आ गया 500 रुपए में। कितने पे? अब अंबानी के जो एडवाइजर्स हैं वो अंबानी के पास में गए, ढूंढते ढूंढते, सर 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 सर, बोलो क्या है? सर अपना जो शेयर है वो आज की डेट में मार्केट में बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। हाँ क्या? बोले हाँ। सर अपन आज ही कितनी चीज करने वाले हैं? बोले हाँ, 5 साल में तो अपन दुनिया पलट देंगे। सर सोचो अपने शेयर्स के भाव कितने हो जाएंगे। हाँ यार। तो शेयर सर, ये हल्के लोगों के पास में आपके शेयर्स है, ठीक है, आप क्या करो, इनसे शेयर खरीद लो और आपका 80% 90 तक ले जाओ। बोले हाँ यार, बात तो सही बोल रहा है, लेकिन ये अपने को क्यों बेचेंगे? सर क्यों नहीं बेचेंगे? अरे यार ये अपने को क्यों बेचेंगे? मार्केट में शेयर कितने चले? सर 500 का चालू है। तो ये अंबानी को क्यों बेचेंगे? मैं कहूँ शाहरुख हूँ, ये क्या करेंगे, 500 आपस में बेचते रहेंगे। ऐसा पॉसिबल है कि ये मैं चाहूँ तो भी मेरे को नहीं बेचेंगे? ये लोग मेरे से डरते हैं, इन लोग, ये लोग मेरे एनिमी है, ये बोलेंगे कुछ भी हो जाए अंबानी को तो नहीं बेचूंगा। तो एडवाइजर बोले सर हाँ ये तो प्रॉब्लम है। तो अंबानी बोले कि तू चाहता भी है ना 80% से 90% करना, लेकिन अपन कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये अपने को बेचेंगे नहीं, ठीक है। फिर वो अगले दिन फिर से अंबानी के पास गए, बोले सर आप एक चीज भूल गए। बोले क्या? बोले सर इंसान पैसों का भूखा है। बोले अच्छा। बोले सर शेयर चालू है 500 का, हम लाएंगे बायबैक, शेयर चालू है 500 का, हम लाएंगे सर बायबैक 600 पे। बोले पागल है, अपने 100 रुपए एक्स्ट्रा। सर वो मत सोचो, ये हल्के लोग आपको तभी देंगे जब आप इनको पैसों की भूख दिखाओगे। बोले यार बात तो बराबर है। तो कंपनी ने क्या करी, 500 के शेयर का कल ही अनाउंस कर दी, जो शेयर 500 पे चल रहा है हम 600 पे खरीदें। तो ये निहाल बोले यार मेरे को तो आज की आज 100 रुपए का फायदा है, मैं कोई और शेयर में लगा दूंगा पैसे। पूरे के पूरे 500 शेयर निहाल ने अंबानी को टेंडर कर दिया। टेंडर कर दिया मतलब बेचने के लिए ऑफर कर दिया कि मैं रेडी हूं। अंबानी ने एक्सेप्ट कर लिया। समझा? इसको बोलते हैं बायबैक करना। क्या बोलते हैं? कंपनी खुद के ही शेयर बायबैक करती है। आज की डेट में जितनी भी इंडिया में आईटी कंपनीज है, एआई के कारण बहुत तहस नहस हुआ, सब आईटी कंपनीज ने अपने शेयर्स बायबैक किए, बहुत ज्यादा कैपिटल डाल के बायबैक किए। मतलब उनको उम्मीद है कि फ्यूचर में जाके हम तहस नहस कर देंगे, बोल सकते हैं, ठीक है। अब बायबैक हो रहे तो शेयर्स कम हो रहे, बायबैक हो रहे तो शेयर्स कम हो रहे। अब यहाँ पे तुम्हारा डाउट है सर आपने अपने एग्जांपल में क्या बोला कि अंबानी का 80 से 90 हो रहा, तो शेयर तो 1 लाख ही रहने वाले हैं। मैंने आपको एग्जांपल सिंप्लिसिटी के लिए बोला, अंबानी बायबैक नहीं करता। कंपनी, अंबानी कंपनी है क्या? अंबानी तो शेयर होल्डर है ना, कंपनी ही बायबैक कर लेती। कौन? कंपनी। मतलब ये जो कंपनी है 1 लाख, ये 1 लाख को कम कर देती। समझा? अंबानी बायबैक नहीं करता, ये मैंने आपको सिखाने के लिए बोला। कौन बायबैक करता? कंपनी। अंबानी भले ही कितना भी परसेंट शेयर होल्डर करता हो, लेकिन वो है तो शेयर होल्डर ही। बायबैक कौन कर रहा? कंपनी कर। समझा? कंपनी बायबैक करती, कंपनी को फ्यूचर में ऐसा लगता है कि हम अच्छा करेंगे। दूसरा, कंपनी बायबैक इसलिए भी करती कि अपने जो शेयर लॉयल शेयर होल्डर्स है उनका ईपीएस
बढ़ना चाहिए। सर उनका ईपीएस कैसे बढ़ेगा? जब डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो ईपीएस बढ़ जाएगा। जो चीज 1 लाख से डिवाइड हो रही है अब वो 80,000 से डिवाइड होगी तो ईपीएस अपने आप शूटअप हो गया। ठीक है, अब देखो ये एग्जांपल था 50,000 कंपनी ने शेयर। अब मान लो फॉर एग्जांपल कंपनी यहाँ पे 50,000 शेयर बेच देती है, मतलब बायबैक कर ली। क्या कर लीजिए? सिंपल सा गणित रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा? प्लस की जगह पे माइनस। समझ में आई बात? रेशियो वही लगने वाला है। जितने टाइम के लिए वो कंपनी के शेयर होल्डर थे उतने टाइम के लिए तो वो हकदार आई ना। ठीक है, अगर आप नॉर्मल तरीके से करते तो आपका कितना आता? 1 लाख माइनस 50,000, ये आपका नॉर्मल तरीका हो गया। कितने बचते? 50,000। लेकिन आपका बायबैक हुआ मिड ऑफ द ईयर में, तो पहले 6 महीने के लिए तो वो तो हकदार है ना। इसके लिए आपने वेटेड एवरेज लगाया, अब ये हो गया 75,000 बराबर है। यहाँ पे 25,000 ही लेस होंगे, ये हो गया 70,000। किसी के डाउट है तो बताओ, बोलो है क्या डाउट? प्रेम नहीं? अभी अपने इसमें एग्जांपल लिखो। लिखो कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। लिखो कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, रिमेनिंग वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।